अभी तक हम लोगों ने ना, तुम लोगों ने अभी तक क्या समझा था? अभी तक कैश मार्केट को समझा है, मतलब 1 शेयर लेना, 2 शेयर लेना, 5 शेयर लेना। कैश मार्केट में शेयर लेने का मतलब है कि आप उसके शेयर होल्डर बनते हो, आपके डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स आते हैं। तो ऐसे करके मार्केट में ना बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं मार्केट में? लेट अस सी मार्केट सेगमेंट्स। मेजरली हम बोलते हैं कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है कैश सेगमेंट, जो कि आप लोगों ने अभी तक सीखा है, जिसका हम चार्ट देखते हैं, जिसको हम अंडरलाइन भी कहते हैं। अंडरलाइन क्या कहते हैं? कैश सेगमेंट, जिस पे डिलीवरी आती है, जिस रेट पे डिलीवरी आती है कैश सेगमेंट में, उसको हम अंडरलाइन कहते हैं। जैसे रिलायंस का जो रेट है मार्केट में चल रहा है, उसको हम कहेंगे अंडरलाइन का रेट क्या चल रहा है। ओके, कैश सेगमेंट। और उसके बाद आता है आपका एक डेरिवेटिव सेगमेंट। अब कैश सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट। कैश सेगमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई 1 शेयर भी ले सकते हैं, 2 शेयर भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, हम शेयर होल्डर बनते हैं। इसी के चार्ट्स आप देखते हो, इसे हम अंडरलाइन भी कहते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट्स में कई सारे और सेगमेंट्स भी हैं, जैसे डेरिवेटिव्स इज अवेलेबल इन स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स इज अवेलेबल इन कमोडिटीज, और तीसरा जो सेगमेंट है स्टॉक्स, कमोडिटीज और फॉरेक्स। फॉरेक्स पूरा का पूरा डेरिवेटिव ही है, करेंसी सेगमेंट। हम लोग है ना स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स को समझेंगे और उसी से हम इसको और इसको भी समझ सकते हैं बहुत आराम से। ओके, तो लेट अस सी कि आपके स्टॉक्स डेरिवेटिव में कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टॉक डेरिवेटिव में एक होता है फ्यूचर्स और एक होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, कॉल एंड पुट। तो अभी हम ऑप्शंस को एक बार साइड में रखते हैं, अभी हम समझेंगे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है जो अपनी वैल्यू कैश सेगमेंट से ही डिराइव करता है, अंडरलाइन से ही डिराइव करता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लेमन लैंग्वेज में समझे, क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स है पेट्रोलियम जेली, केरोसिन ऑयल, उसके बाद आपका पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, नेचुरल गैस, ये सब क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं। तो क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो इन सबके प्राइसेस में भी इंक्रीज आएगा। तो अंडरलाइन क्या है? ये अंडरलाइन है, मतलब क्रूड ऑयल इज अंडरलाइन एंड उसके डेरिवेटिव्स ये सारे हैं। दूध के डेरिवेटिव्स, दूध के बहुत सारे डेरिवेटिव है, मक्खन है, छाछ है, घी है, दही है, पनीर है। तो अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा तो इन सब के प्राइस भी बढ़ेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव। तो ऐसे ही कैश सेगमेंट में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेट सपोज करो एक्स चल रहा है, अगर वो एक्स से बढ़ के 5 रुपए बढ़ जाता है या 10 रुपए बढ़ जाता है, तो सेम इफेक्ट उसके फ्यूचर्स में आता है और उसी का इफेक्ट उसके ऑप्शंस में भी आता है। तो पहले हम फ्यूचर्स पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। अब देखो ये फ्यूचर्स होते क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन से डेरिवेटिव को बोलूं तो डेरिवेटिव्स इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन एंड दे आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। दे आर द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे सपोज करो मेरे को मनदीप आता है, बोलता है सर मेरे को लग रहा है ये पेन है ना आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा, बट मैं इस पेन की ना डिलीवरी नहीं लेना चाहता, मैं तो इसके प्राइस पे ही खेलना चाहता हूं। ये पेन तो यहीं पड़ा है, ये पेन किसी के पास पड़ा है, बट इसको लगता है बढ़ जाएगा, मुझे लगता है ये गिर जाएगा। तो हम दोनों ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, महीने के आखिरी थर्सडे को हम लोग मिलेंगे और आखिरी थर्सडे को अगर ये पेन यहां से बढ़ा हुआ तो उतने रुपए तू मेरे से ले जियो जितने से बढ़ा हुआ आज के रेट से, और अगर गिरा हुआ तो उतने रुपए तू मेरे को दे जियो, डिफरेंस। और कितने यूनिट्स का ट्रेड करेंगे हम? 500 यूनिट्स का ट्रेड करेंगे। तो सपोज करो अगर 10 रुपए बढ़ गया तो भैया 5000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तेजी का सौदा कर रहा था। ही इज इनटू द लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, ही इज इनटू द बाय कॉन्ट्रैक्ट, और मैं शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट में था। मुझे लग रहा था ये पेन यहां से गिर जाएगा, तो मुझे 5000 रुपए इसको देने पड़ेंगे। अब एक्सचेंज में इसे हम कह देते हैं अंडरलाइन। आई एम द शॉर्टर, मतलब शॉर्ट पोजीशन ले रहा हूं मैं। आई एम द सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में इन द लॉन्ग पोजीशन, मैं एंटर कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट में इन द शॉर्ट पोजीशन। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता किसके साथ है? हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, बट बीच में कौन है? बीच में है एनएसई, एक्सचेंज। मैं इसको नहीं जानता, ये मेरे को नहीं जानता, ये भी एक्सचेंज के पास आया है, मैं भी एक्सचेंज के पास आया हूं, और हम दोनों बोल रहे हैं कि भैया, वो बोल रहा है मुझे ये पेन बढ़ा हुआ लग रहा है, मैं बोल रहा हूं मुझे ये पेन गिरता हुआ लग रहा है। तो एक्सचेंज बोलता है ठीक है, देयर इज अ बाय कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बाय कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, और फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, तो मेरे पास सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आ गया।
तो इट इज कॉल्ड एज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका डिसीजन, मतलब डिसीजन क्या, इसका जो सेटलमेंट होगी वो फ्यूचर में होगी, इसलिए इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे ना, ये आज के नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहे हैं, 30 40 50 60 100 सालों से चल रहे हैं ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये इस तरीके से रेगुलराइज और इस तरीके से स्टैंडर्डाइज नहीं थे। इनको क्या कहा जाता था, इनको हम कहते थे फॉरवर्ड्स। अगर आप मतलब आज से 100 साल पहले या अभी भी गांव में जाओ ना, तो सौदे चलते हैं ये वाले। उनको पता नहीं होता कि वो अननोइंगली एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता था, बट ये लीगलाइज नहीं होता था, कोई रेगुलेटेड नहीं होता था, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता था। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल मैं बहुत बार बताता हूं और ये बहुत फेमस एग्जांपल है। सपोज एक गांव में एक फार्मर है और एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है। फार्मर इज अ रिस्क एवर्स पर्सन। रिस्क एवर्स का मतलब क्या है, वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता है, ही इज नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। और जो आपका लैंडलॉर्ड है, ही इज एफ्लुएंट पर्सन, अच्छा खासा पैसे वाला है, रिस्क ले सकता है। अब सपोज करो, फार्मर ने एक सोइंग सीजन होता है। सोइंग सीजन का मतलब है जिस टाइम पे बुआई होती है, ठीक है। सोइंग सीजन मान लो अभी जनवरी में है, और 3 महीने बाद हार्वेस्टिंग सीजन है। हार्वेस्टिंग वो है फरवरी मार्च, मान लो अप्रैल में है, अप्रैल में ही